नमस्कार दोस्तों, एक और सेट जीएस का आपके लिए। हालांकि यह जो जीएस का सेट हम करवा रहे हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है, चाहे वो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हों या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की 10+2 की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये लाभयुक्त है। के बाद अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जो जीएस पूछे जाएंगे इससे बाहर जीएस नहीं होंगे। तो आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सेट में है, थोड़ा सा देखें। चलिए आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है? सबसे पहले आप जानते होंगे, कितनों बार हमने बताया है कि पंचायती जो व्यवस्था है भारत में 1959 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान से शुरू किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसलिए बहुत राज्य ऐसे थे जो इसे स्तर पर यानी कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर इसको लागू नहीं किया था और पंचायती व्यवस्था वहाँ लागू नहीं थे। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, इसमें देख सकते हैं आप कौन सा संविधान संशोधन, हाँ 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 ईस्वी में। इसके बाद इसको लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। जब यह अधिनियम आ गया 1992 ईस्वी में, पारित हो गया, तो लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और इसके अनुसार क्या हुआ था कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख मिलता है? इसमें त्रिस्तरीय पंचायत का जो स्तर है वो लागू किया गया था, प्लस इसे संवैधानिक मान्यता मिली थी, संवैधानिक मान्यता। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची का कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, अब इससे जान गए होंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, ये भी उसी में प्रावधान किए गए थे 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। इसको याद रखना है। और जब यह लागू हुआ था, संवैधानिक रूप से इसे मान्यता मिल गई थी, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था। इसे भी आप नोट कर लें। सबसे पहले कहाँ? आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और पहले ही हम बता चुके हैं कि पंचायती व्यवस्था पहले ही लागू किया गया था। कब? 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर नामक जगह से, लेकिन फिर भी 2 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहला संवैधानिक जब मान्यता मिला था तब लागू किया गया था। चलिए नंबर दूसरा देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ज़्यादातर क्वेश्चंस यही पूछते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, बस इतना ही। लेकिन इसकी थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं कि इसके संस्थापक, अगर संस्थापक भी कह सकते हैं, संस्थापक की अगर हम बात करें तो पीटर बेंसन को माना जाता है। पीटर बेंसन को माना जाता है। अगर स्थापना की बात करें तो कब हुई है? स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1961 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। लंदन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेशनल मुख्यालय का जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। और यह एक गैर सरकारी संस्था है, इसे भी आपको याद रखने हैं। गैर सरकारी संस्था है ये। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन। लेकिन ये जान लें कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो पीटर बेंसन ने। स्थापना कब हुआ है? 1961 ईस्वी में। ठीक है, और यह एक गैर सरकारी संस्था है, इसे याद कर लें, हो सकता है, लेकिन नहीं पूछा जाता ये सारी चीज़ें। अब 3 देखें, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आह्वान सिर्फ पूछ रहा है। संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ आह्वान देखें तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह आह्वान किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। ये 1974 ईस्वी का समय था जब ये संपूर्ण क्रांति लाया गया था। और उस समय इंदिरा गांधी का शासन था। यहाँ कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इसी के समय में क्या लाया गया था? ये संपूर्ण क्रांति लाया गया था।
उसके बाद जब इंदिरा गांधी से कंट्रोल नहीं हुआ, ये संपूर्ण क्रांति पूरे भारत में फैल गई, तो उस समय आपातकाल लागू हुआ था। ये भी आपको याद होगा 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में आपातकाल लगा था। आंतरिक कह सकते हैं गतिविधि के कारण, आंतरिक जो विद्रोह हुआ था उसके कारण ये आपातकाल लगाया गया था 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और ये संपूर्ण क्रांति पूरे भारत में फैल गई थी। चलिए आगे देखेंगे। चौथा, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? ये तो अपडेशन है, कह सकते हैं करंट अफेयर्स है, और ये हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। 2-3 चीज़ें से आपको याद रखना है, चंद्रयान मिशन से याद रखने हैं, और फिर आपको याद करने हैं कुछ G20 का जो कुछ भी मामला हो उसको याद कर लें। G20 कब हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, कहाँ हुआ था, तो इनको भी थोड़ा सा याद कर लें। हम भी अगले 1-2 चैप्टर में उसको शामिल करेंगे। तो फिलहाल इसको देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई इसका लॉन्चिंग तिथि है। 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 इसका लॉन्चिंग तिथि है। और यह अपने मिशन पर कब पहुंचेगा? 23 अगस्त को पहुंचेगा, 23 अगस्त को पहुंचेगा, जो कि यह अपने मिशन पे पहुंच चुका। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि 14 जुलाई 2023 थी। 23 अगस्त को इसे पहुंचना था दक्षिणी ध्रुव पर, और यह अपने मिशन पे कामयाब भी हो गई, और भारत तीसरा देश बन गया चंद्र पर पहुंचने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? निदेशक की बात पूछी जा रही है। तो निदेशक इसमें देखिए फर्स्ट में ही है वीर मुथु वेल, ये मिशन के निदेशक थे, डायरेक्टर थे वीर मुथु वेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमेन कौन है? देखिए औरतें भी इसमें काम कर रही थी एज ए वैज्ञानिक के तौर पे, तो रॉकेट वुमेन के रूप में इसमें पूछा जा रहा है। तो मौमिता दत्त है, रितु कड़िधल है, नंदिनी हरिनाथ है, टेसी थॉमस है। 4 ऑप्शंस में से आपको ये जो ऑप्शंस मिलेंगे रितु कड़िधल, ये सही जवाब है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे जो रॉकेट वुमेन है वो रितु कड़िधल है। आगे देखेंगे नंबर 7वां। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? आप सबों को याद होगा। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, और पहला देश है भारत जो कि दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचाया है मिशन को। आगे देखेंगे चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या था? एक एक करके सारे उद्देश्यों को देखेंगे, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ये भी ठीक है। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य था। चलिए 9वां देखिए, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? GSLV, LV-SM, GSLV MK3, PSLV। तो यहाँ पे आप देखें GSLV MK3 का प्रयोग किया गया था चंद्रयान 3 मिशन के लिए। GSLV MK3, इसे एकदम नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे देखें 10वां नंबर सवाल आता है, यह जियो से संबंधित प्रश्न है। यदि ग्रीन बीच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समान क्या होगा, समय क्या होगा? आपको पता होगा कि 2 देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, ये हमने बताया है, आपको याद होगा 4 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री होते हैं देशांतरों के मध्य? देशांतर के मध्य 4 डिग्री का अंतर होता है, 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री का अंतर होता है, इसे ध्यान देना है। अब यहाँ पे 12 बजा है, मध्याह्न का 12 बजा है, और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह का समय पूछ रहा है। तो 50 डिग्री को अगर हम 4 मिनट से, सॉरी ये मिनट होगा, 4 मिनट हो जाएगा, ध्यान देना है 4 मिनट। 50 डिग्री को 4 मिनट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका आएगा 200 मिनट, और 200 मिनट को अगर हम घंटा में तब्दील करते हैं तो छोटिया 18 3 घंटा, छोटिया 18 3 घंटा हुआ, और 20 200 हो जाएगा 20 मिनट।
अब यहाँ पे देख लेना है 3 घंटा 20 मिनट आपको समय लगेंगे। कहाँ? 50 डिग्री पूर्व देशांतर जगह पर जाने के लिए कितना समय है? 3 घंटा 20 मिनट का समय होगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे बता रहा है, तो 12 बज रहा है तो 3 घंटा 20 मिनट शाम में हो जाएगा। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। तो आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अगर आप देशांतर के मध्य 4 मिनट आप ये जान ही रहे हैं, 50 डिग्री पूर्व देशांतर क्या रहा है, तो पूर्व देशांतर में क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मिनट से। टोटल 200 मिनट हुए। 200 मिनट का अगर हम घंटा में डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट को 1 घंटा होता है। तो छोटी है 18, 3 घंटा 180 मिनट, 20 मिनट जो होगा वो बच जाएगा। तो 3 घंटा 20 मिनट आगे चलेगा तो ये शाम हो जाएगा। तो शाम के 3:20 वहाँ पे समय होगा। चलिए आगे 11, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया है? कंपनी के कार्यों, व्यापार करने का जो तरीका था या व्यापार करना जो था वो समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी अधिनियम को समाप्त किया गया। पहले क्या होता था, कंपनी ही शासन कर रही थी, व्यापार के साथ साथ शासन भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो अधिनियम लाया गया था 1858 ईस्वी का अधिनियम जो आया था, 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने ये सारे चीज़ों को झेला, क्रांति को झेला, 1857 की क्रांति को झेला, तब इसने 1858 का अधिनियम लाया था, जिसमें क्या किया गया था, कंपनी के अधिनियम को समाप्त किया गया था और सारा जो प्रशासन था, शासन था पूरे भारत का, वो ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया था। तो 1858 का जो ये अधिनियम है, इसी के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। इसको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है इसे बार बार, इसको एकदम नोट कर लें या फिर दिमाग में बैठा लें। 12 देखें, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है। और 7 सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। एक और चीज यहाँ पे जानने की चीजें हैं, ये जो अध्यक्ष लोक लेखा समिति का होता है, ये कौन होता है? ये प्रतिपक्ष का नेता होता है। जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के। और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो होता है यह लोकसभा अध्यक्ष को पेश करता है या फिर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पूछा जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति, प्रत्येक वर्ष यह गठन होता है इसका। 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। अध्यक्ष विपक्ष के नेता इसके होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है, याद करना है, ध्यान में रखने। अब 13 देखें, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मरोड़ के दिए ताकि आप फंसे इस चीज़ में। देखिए ध्यान से देखिए, घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में। आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। और नमक में अगर आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग होता है। घेंघा कहाँ होता है? घेंघा जो होता है वो गले में होता है, गले में। गला जो होता है उसमें सूजन आ जाता है, बढ़ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो घेंघा जो रोग होता है वो गले में होने वाला रोग है और यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है और आयोडीन नमक में पाया जाता है और कह सकते हैं कंट्रोल इसको कौन सी ग्रंथि करती है? तो थायराइड ग्रंथि करती है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि करती है। इसको याद रखना है थायराइड ग्रंथि को। तो थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं इस पे आप ध्यान दें, ये हिंदी शब्द है। अब थायराइड को अगर हम समझेंगे तो ये अवटु ग्रंथि कहलाती है। तो देखें दोनों को आपको याद रखना है। अगर दोनों आपको याद है तो आप आसानी से डील कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थायराइड तो पूछेगा नहीं, तो अवटु पूछ दिया तो बना देंगे, थायराइड पूछ दिया तो बना देंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे। 14 देखें, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? अगर चौराहा पर साइकिल से मुड़ रहे हैं वैसी स्थिति में केंद्र से जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? ध्यान से देखें, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, श्यान और वैद्युत बल।
तो चार ऑप्शंस में से आप देखें, अभी केंद्रीय बल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब केंद्रीय बल होगा जो केंद्र से लगेगा साइकिल सवार पर, ठीक है। आगे देखेंगे 15, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, रिपीटेड हुआ है ये, और क्वेश्चंस पूछा गया है ये। बिहार पुलिस हो या ढेर सारे प्रश्न इससे एराइज होते हैं, खास करके धन विधेयक से। तो धन विधेयक को रोक सकते हैं कितने दिनों तक? 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने। तो ये दरोगा में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1-2 बार, तो ध्यान से देखें इस चीज को। धन विधेयक की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ये तो सही बात है। तो प्रस्तुत सबसे पहले कहाँ होता है? पेश सबसे पहले किस सदन में किया जाता है? पेश जो होता है किस सदन में किया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में ये पेश नहीं होगा। धन विधेयक जो होगा सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यह 14 दिन तक ही राज्यसभा रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर 14 दिन तक रोक लिया तो भी इसे पारित माना जाएगा। अगर 14 दिन रोक लिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भी इसे क्या मान लिया जाता है? इसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित मान लिया जाता है। इसलिए 14 दिन से अधिक रोकने का ताकत या कर सकते हैं प्रावधान राज्यसभा में नहीं है, 14 दिन तक ही है। तो इसका सही जवाब 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 16, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? 16 क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा। धरती के उद्भव का, समुद्र के, तारामंडल के, ब्रह्मांड, इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड के उद्भव का यह सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। और इसकी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए ही लाया गया था। 17 नंबर देखेंगे, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? सोरा। तो यहां पे ध्यान दें, सोरे के व्यापार का एकाधिकार, तो मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, सिताब राय। तो मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब बंगाल के नवाब थे, और बिहार भी बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था उस समय। इसका सही जवाब मीर जाफर हो जाएगा। मीर जाफर अंग्रेजों के तरफ से ही ये प्लासी का युद्ध लड़ा था, एक तरह से कह सकते हैं ये विद्रोह का काम किया था। मीर कासिम का ये सेनापति था, लेकिन मीर कासिम के विरोध में ही ये लड़ा था। तो वहां मीर कासिम की हार हुई थी, पराजय हुई थी, और अंग्रेजों ने जीता था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। आगे देखेंगे 18 में मुंगेर में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका आंदोलन है? ध्यान देना है, ये गांधी जी का आंदोलन है, गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन है। यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आरंभ हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह पैदल यात्रा दांडी के लिए हुआ था। 1930 ईस्वी को 12 मार्च और 6 अप्रैल को यह पूरा हुआ था, और उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की आहुति हुई थी। तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। सत्यनारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जगलाल चौधरी। सही जवाब श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह ही मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछ रहा है। बहावी आंदोलन मुख्यतः बिहार से संबंधित था, तो ये पटना में इसका मुख्य केंद्र था। पटना कह सकते हैं, बिहार और बंगाल में ही बहावी आंदोलन, उस समय तो बिहार हुआ नहीं करता था, बिहार जो था वो बंगाल का ही एक अभिन्न अंग था। तो पटना में ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, और ये लगभग 1820 ईस्वी में ये जो बहावी आंदोलन हुआ था 1820 में हुआ था, और पटना इसका मुख्य केंद्र था। दोनों को आपको याद रखना है इस चीज को। बिहार हेराल्ड एक पत्रिका है, इसका संपादक कौन है ये पूछ रहा है। तो कृष्ण सहाय, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक। तो इसका सही जवाब तो गुरु प्रसाद ही हो जाएंगे, गुरु प्रसाद सेन ही हो जाएंगे बिहार हेराल्ड के संपादक। 4 में से ऑप्शंस में से एक ये है। चलिए 21 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। ये तो बहुत आसान है, आपको याद रखने होंगे ये सारी चीजों को।
आपकी तैयारी इतनी हो गई होगी कि इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे देखिए, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग का, ये 6 वर्ष होता है या फिर 62 वर्ष, जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल इतना होना चाहिए, तो ये 6 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही अगर इस तरह से भी क्वेश्चन दे 6 वर्ष 62 वर्ष, तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। 22वां देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, ये भी हम करवा चुके हैं। उच्चतम विधि अधिकारी का अनुच्छेद किसमें है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी का वर्णन मिलता है आपको अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में आपको राज्य का विधि अधिकारी के वर्णन मिलता है। ये महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगर कैबिनेट सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो उसमें ये जो होगा उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? बताइए कौन हो जाएगा? एक चीज हम बता देते हैं, बाकी आप बताइएगा। अनुच्छेद 76 में वर्णित है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी केंद्र सरकार में प्रथम विधि अधिकारी उसे कहा जाता है। 23 नंबर यहाँ पे देखिए, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव। आप समझते होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है पूरे राज्य का। क्या? तो यहाँ पे देखें, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ध्यान से देखें। अगर आप सारी प्रक्रियाओं को समझते होंगे, अगर पढ़े होंगे डिटेल से, सिर्फ रट्टा मारे होंगे तब तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़े होंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये 3 चीज़ें होती है। और कौन से किसके अंग हैं, कैसे कैसे क्या है, कौन जरूरी है, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि आप डिटेल से पढ़ने का समय नहीं है, जो भी तैयारी करना होगा वो डिटेल से ही करना चाहिए। अगर आप बीएसएससी की तैयारी करते हैं तो आप डिटेल से तैयारी कर सकते हैं, अभी समय है। क्योंकि लगभग नवंबर तक तो फॉर्म अप्लाई होगा, दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम्स होने हैं, और अप्रैल तक यानी कि फरवरी मार्च तक उसका मेंस भी हो जाना है। तो जाहिर सी बात है अप्रैल तक मेंस का रिजल्ट आना है उसका, ये भी सारी चीज़ों को खोल दिया गया है। तो उस लिहाज से आप अभी से डिटेल्स पढ़ सकते हैं, अभी समय है। रट्टा ना मारें, ध्यान यही देना है कि रट्टा ना मारें। आप वैसे चैनल्स को चुनें, हम ये नहीं करें कि सिर्फ आप यहीं देखें। आपको अगर अच्छा लगे तो देख सकते हैं, और वैसे चैनल्स को देखें जो डिटेल्स में बताता हो, सारी चीज़ों को आपको समझाता हो, प्लस टॉपिक वाइज अगर कोई पढ़ाता है तो वहाँ आप ज्वाइन करें। टॉपिक वाइज अगर कोई नहीं पढ़ाता फिर भी आप बुक देखें, टॉपिक वाइज पढ़ें। और लूसेंट का एक आता है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसको आप लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका हर क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप देखें। यहाँ पे संपूर्ण प्रशासन ये हो जाएगा राज्यपाल के नाम से संचालित होता है, राज्यपाल के नाम से। और केंद्र में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के नाम से संवैधानिक अधिकार होता है। अब 24 यहाँ पे देखें, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरा क्षेत्रफल जो भारत का है उसका कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखें तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा 2.86% ही पूरे भारत का बिहार है। अब देखें 25, ह्यूमस जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं, जिसको नया मिट्टी भी कहते हैं। नया मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ऊपर की परत, उप परत, मूल चट्टान परत, नीचे की परत। तो आप जानते होंगे खादर भूमि जो होता है, खादर मिट्टी जो होता है वो क्या होता है? वो नई मिट्टी होती है। तो नई मिट्टी ऊपर की परत कहलाएगी। तो आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन को समझने हैं। खादर मिट्टी जैसे ही आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को पकड़ लेंगे आप, ह्यूमस पकड़ेंगे। अब 26 देखिए, किसी वस्तु का भार अगर न्यूनतम है तो उसे कहाँ रखा जाएगा? किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो ये तो फर्स्ट में ही है, पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे, केंद्र पर कहने का मतलब है बीच में, केंद्र पर अगर उसे रखेंगे तो वो वस्तु का भार क्या होगा? न्यूनतम होगा, 0 होगा। चलिए 27, जीव को कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम्स, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। एक एक चीज़ों को अगर आप समझें तो एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। हार्मोन भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, शरीर में पूरे विकास में सहायक होते हैं हार्मोन।
आरएनए की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद डीएनए होता है ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि आप जानते होंगे क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है, और क्रोमोसोम जो होता है वो गुणसूत्र कहलाता है। तो डीएनए एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है जो कि ये आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। इसका सही जवाब डीएनए ही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है। अब आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है। देखिए अगर आपको याद होगा लगभग राजधानी जो इम्पोर्टेंट है देशों की, तो आप पकड़ लेंगे। देखिए स्विट्जरलैंड जेनेवा, देखिए फर्स्ट में गलत है ये। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं होता है बल्कि बर्न होता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ होता है, बर्न है। ऑस्ट्रिया का वियना, ये देखिए सही है। डेनमार्क का कोपेनहेगन, ये सही है। फिनलैंड का हेलसिंकी, ये सही है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है, बर्न है। चलिए 29 देखिए, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। मानवाधिकार है, नहीं। नागरिक अधिकार है, नहीं। प्राकृतिक अधिकार है, नहीं। राजनीतिक अधिकार है, यस राजनीतिक अधिकार है। मत जो दिया जाता है, मत मतलब वोट, वोट जो देने का अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, 30 कहता है किन मुगल सम्राटों ने स्वयं आत्मकथा लिखी थी। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बार बार रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस को याद करेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरा कमांड होगा उस पर, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप मुगल सम्राट में सभी को अगर पढ़ेंगे तो शाह आलम और फारिक सीर, ये तो नहीं होगा। बाबर या जहांगीर, देखिए यहीं पकड़ा गया, ये बाबर और जहांगीर, ये जो दो युग्म है ये खुद आत्मकथा अपना लिखा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। बाबरनामा लिखा है, बाबरनामा बाबर खुद लिखा है। जहांगीरनामा लिखा है अपने से। तो ये दोनों अपना अपना आत्मकथा खुद लिखा है, तो यहीं पे आपका पकड़ हो गया है। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो कि प्रायद्वीपीय भारत में है, यानी कह सकते हैं दक्षिण भारत में। अगर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उच्चतम पर्वत चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की, दोनों एक ही क्वेश्चन है। हो सकता है दोनों को उल्टा पुल्टा करके दे दे, तो घबराना नहीं है, आसानी से इसको टिक करना है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की हो या प्रायद्वीपीय भारत की, दोनों एक ही बात आता है। अब यहाँ पे अन्नैमुडी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका सही जवाब है। अन्नैमुडी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, जो कि केरला में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नैमुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। 32 देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। अब एक एक करके देखेंगे। पर्नहड़ी जिसे क्लोरोफिल है, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। फाइकोबिलिन ये भी है, कैरोटीनाइड ये भी है, एंथोसाइनिन ये नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद नहीं करता है, इसे वर्णक नहीं माना जाता है। अब आगे देखेंगे 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है। सबसे पहले जाने कि 27वां अधिवेशन जो हुआ है वो कब हुआ है। तो 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ है, इसे याद रखना है। कहाँ हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है, ये पटना में हुआ है। पटना में ही कौन सा शहर है, ध्यान से देखें, भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो बांकीपुर अगर दिया हुआ है तब इसका सही जवाब बांकीपुर ही होगा, क्योंकि बांकीपुर जो है वो पटना में ही है, ठीक है। अगर बांकीपुर नहीं रहे तो पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। 1912 ईस्वी में हुआ था। अब 34 यहाँ पे देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना सबसे पहले जाने की इसकी स्थापना किया किसने था। स्थापना जो किया था वो कौन था, दास बनर्जी। कौन था, दास बनर्जी। और इसकी स्थापना हुई थी 3, 4, 5, 6 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को दास बनर्जी के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, दास बनर्जी के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। चलिए 35 देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बताना है। बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका सही जवाब बाबू महेश्वर प्रसाद ही होगा, इसके संपादक थे बिहारी के।
बिहारी के एक समाचार पत्र था। 36 देखिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, रेसिग्नेशन दिया था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। ये बिहार उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था 1921 ईस्वी में। 27 देखें, अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित है, निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, देखिए फर्स्ट टाइम इसका सही जवाब हो गया है। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की बात की थी, ये सिफारिश किए थे। चलिए 38 देखिए, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अब अंतर देखिए क्या है, क्वेश्चन क्यों यहाँ पे रिपीट किए हैं। अब देखिए क्वेश्चंस अगर आपको फिर से मिलेंगे तो हो सकता है कि आपका IQ तेज हो, लेकिन ये भी है कि हमने क्वेश्चंस को क्या किया है, तोड़ मरोड़ के पेश किया है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पेश किया है। अब यहाँ पे देखें, हमने बताया है अस्थियों से मांसपेशियों को जो जोड़ता है वो संयोजी ऊतक बताना, टिश्यू का नाम। तो हमने जो बताया वो टेंडन बताया है। हमने जो बताया है वह क्या बताया है, टेंडन। अब टेंडन तो हमने बता दिया, ये अंग्रेजी शब्द है। अब टेंडन किसे कहते हैं, तो ये कंडरा कहलाता है। जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वह संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है, जिसे टेंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम वो बताया है, ये आ गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दोनों क्वेश्चंस अगर किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो हम बता दें। ठीक है, अब स्नायु का क्या काम है, यहाँ इसको भी हम जान लें। स्नायु, इसे लीगामेंट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। अब लीगामेंट का क्या काम है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना। ठीक है, इसका क्या काम है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना। ये किसका काम है, लीगामेंट का काम है। हमने यही बताया लीगामेंट, लेकिन स्नायु आ जाएगा। ठीक है, तो डील कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपको आ जाए, लिगामेंट की जगह स्नायु, टेंडन की जगह कंडरा या कंडरा की जगह टेंडन, तो जो आप देखिए अगर रट्टा मारे रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देंगे और बाद में पता चलेगा अरे यार ये तो हम जानते ही थे, इसे तो हम बना सकते थे, ये हो गया वो हो गया। तो बाद की बात बाद हो जाती है। हालांकि सारा जो भी हम बता रहे हैं सारे नए ढर्रे पर ही बता रहे हैं, जो पैटर्न नया है उसी के आधार पे हम क्वेश्चंस को ला रहे हैं, क्वेश्चन को गेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे 39 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से मशहूर है, आप जानते होंगे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जंगल। ये कहाँ है, ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आप जानते हैं। कौन बनाती है नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम से बनता है। तो सुंदरबन तो जानते ही हैं, सुंदरबन जो जंगल है ये भी बहुत बड़ा जंगल है, खास करके एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा जंगल है ये। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास का हिस्सा ही ये सुंदरबन का हिस्सा है। आगे देखेंगे 40 मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किया जाता है, कितने काम दिया जाता है गारंटी के तहत, 300, 200, 150। तो ये 100 दिनों की गारंटेड योजना है, 100 दिनों का वर्क दिया जाता है, 100 दिनों का काम करने का वर्क दिया जाता है और ये गारंटेड है। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं देगा तो उसे भत्ता देना होगा, जिसे हम लोग बेरोजगारी भत्ता के रूप में जानते हैं। उसे 100 दिन अगर आप काम नहीं देंगे तो आप उससे जीने के लिए कुछ पैसे देंगे। ठीक है, तो पहले मनरेगा जो था वो नरेगा के नाम से जाना जाता था, नरेगा के नाम से। उसके बाद मनरेगा महात्मा गांधी आगे में जोड़ दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना कह सकते हैं। ये 2006 ईस्वी में शुरू की गई थी, पहले 200 जिलों में शुरू की गई थी, भारत के पूरे 200 जिलों में शुरू की गई थी। जब इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बाद में इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। 2006 ईस्वी की बात है, नरेगा की बात है। तो इसका सही जवाब आप देख लिए होंगे। 41 देखें, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। ये आती है कहाँ से, चीन से होके, चीन से होके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और वह शहर जगह का नाम है दिहांग। दिहांग एक क्षेत्र है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है दिहांग में, तो वहां के लोग इसे दिहांग के नाम से ही जानते हैं। वहां के लोग कह सकते हैं या फिर
अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वह दिहांग में ही प्रवेश करती है। अब देखिए 42 एजेंसी का नाम बताना जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। देखिए ये कब जरूरत पड़ा, ये जरूरत पड़ा कब, 1965 ईस्वी में, और उस समय दौर चल रहा था अकाल का, याद रखें अकाल का, 1965 का दौर था। 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब की गई, 1965 ईस्वी में स्थापना की गई। तो उसका नाम बताना है, तो भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना जो की गई है भारतीय खाद्य निगम की, इसे एफसीआई के नाम से जानते हैं सभी लोग, एफसीआई के नाम से। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो मुख्यालय इसका कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, एफसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और बफर स्टॉक के रूप में जो खाद्यान्न खरीदता है एमएसपी मूल्य पर, और उसे यहाँ पे स्टॉक किया जाता है। 43 देखें 43 मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कशेरुक दंड के द्वारा, यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा प्रदान कशेरुक दंड के द्वारा दिया जाता है। अब आगे देखेंगे 44, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पे एक एक करके देखें, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पे देखें बहुलकीकरण, ये भी है। लेकिन उबलता हुआ पानी की अगर हम चर्चा कर लें तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, न कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो आपका सही जवाब यहाँ हो जाएगा। फिर दहन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे देखेंगे भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो जारी किया जाता है, ये कौन सी एजेंसी जारी करती है। अब उस एजेंसी का नाम बताना, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। आरबीआई जिसे हम लोग कहते हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करेंसी नोट जारी करती है। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। अगर स्थापना की बात करें, स्थापना आप जानते होंगे, स्थापना कब हुआ है इसका, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई है, 1935 ईस्वी में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयकरण अब इसका कब किया गया है, राष्ट्रीयकरण की अगर हम चर्चा करें तो इसका हुआ है 1949 ईस्वी में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है, स्थापना 1935 ईस्वी में है। अंग्रेजों के समय या शासनकाल में ही हो गई थी। 46 देखें, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। देखिए रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन काला कानून से भी कह सकते हैं, काला कानून भी बोला जा सकता है इसे, काला कानून इसे कहा गया था। काला कानून कह के भी क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं। तो 1919 ईस्वी में ये आया था और महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ था 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को लीड किया था, ठीक है। इसी के विरोध में आप जालियांवाला बाग हत्याकांड जान सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने हैं। रॉलेट एक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे और उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए 47 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा जो कौन सा प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। कटौती, प्रतिबंध, अविश्वास प्रस्ताव, ये सारी चीजें नहीं होगी। महाभियोग प्रस्ताव ये हो सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग प्रस्ताव ही एकमात्र उपाय है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए भी ढेर सारे प्रावधान हैं। इसके लिए आपको क्या करने होंगे, एक चौथाई सदस्यों के द्वारा यह अनुमोदन लेना होगा। सबसे पहले यह प्रस्ताव पारित करना होगा महाभियोग के बारे में, तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद यह जब पटल पर आएगा तो इसका जांच किया जाएगा और जांच में अगर पाया जाता है कि महाभियोग लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति को आप 14 दिन पहले आपको नोटिस करना होगा। 14 दिन पहले आपको नोटिस करना होगा। किसको, राष्ट्रपति को नोटिस करना होगा। और अगर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर अपना त्याग पत्र दे देते हैं, रिसिग्नेशन दे देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 14 दिन तक राष्ट्रपति रिसिग्नेशन नहीं देते हैं तब वह महाभियोग प्रस्ताव वहां पे लाया जाएगा
और तब पारित किया जाएगा, और जब पारित हो जाएगा तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रक्रिया है, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं पद से। तो यह जो प्रक्रिया है यह अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, एक बार भी महाभियोग नहीं लाया गया है। तो ये भी ध्यान देना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में महाभियोग प्रस्ताव कितने बार लाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में लाने, एक बार भी नहीं। जैसे कि पूछ दिया जाता है कि वित्तीय आपातकाल कब भारत में लगाया गया, तो कभी नहीं लगाया गया। तो इसी तरह से महाभियोग प्रस्ताव कभी नहीं। चलिए 48 देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कृष्णदेव राय यहाँ चर्चा हो रही है। 1509 ईस्वी में ये विजयनगर के सम्राट बने थे, राजा बने थे। ठीक है, और 1527 ईस्वी इनकी मृत्यु होती है, तब तक ये राजा रहे थे और गोलकुंडा का युद्ध लड़े थे। उसमें कुली कुतुब शाह को इसने पराजित किया था। गोलकुंडा युद्ध में कुली कुतुब शाह का इसने मर्दन किया था। आगे देखेंगे 49, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर सकता है या कब्जा कर लेता है? चील, शेर, सर्प, मनुष्य। अब यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मनुष्य ही होगा जो सबका दमन करता है पृथ्वी पर। अब आगे देखेंगे, आज का लास्ट सवाल है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। फ्यूज कैसे बनता है ये भी आप याद रखें, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट कर हमें बताएं, लाइक करें ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं तो लाइक करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्लास अच्छा है। अगर आप पूरे देखे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।